नमस्कार साथियों। आज हम प्राचीन भारत के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की चर्चा करने वाले हैं, यहाँ से अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं और कई बार क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, तो उन्हीं क्वेश्चनों को इस क्लास में रखा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो हाथी गुम्फा अभिलेख है वो किस शासक ने बनवाया था। तो ऑप्शन ए है खारवेल, ऑप्शन बी है अशोक, ऑप्शन सी है हर्षवर्धन, ऑप्शन डी है कनिष्क। तो इसमें आंसर बताना है आपको। अगर आपको आंसर आता हो तो ऑप्शन में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाथी गुम्फा अभिलेख ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। एक कलिंग के राजा हुआ करते थे खारवेल, उन्होंने ही इस हाथी गुम्फा अभिलेख को स्थापित करवाया था। और ये जो अभिलेख है उड़ीसा के भुवनेश्वर के पास उदयगिरी नामक एक स्थान है, वहाँ पर ये शिलालेख स्थित है। इसे लगभग ईसा पूर्व की 200 शताब्दी ईसा पूर्व की दूसरी शताब्दी के आसपास स्थापित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है? यानी सुरक्षा के नाम पर जो मराठा थे वो राजस्व लेते थे, उसका नाम क्या था? ऑप्शन ए है सरदेशमुखी, ऑप्शन बी है चौथ, ऑप्शन सी है आहबाब, ऑप्शन डी है जमादानी। तो बताइए इसमें क्या आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी सुरक्षा के नाम पर कौन सा कर लिया जाता था मराठा साम्राज्य के दौरान? तो चौथ नामक टैक्स लिया जाता था। ये एक प्रकार का कहा जाए ये सैन्य कर था, जो कि 1/4 यानी 25% लिया जाता था जनता से। इसे मराठा ने लगभग 18वीं शताब्दी के आसपास शुरू किया था। इससे एक और पॉइंट याद रखना, अभी जो मैंने पहले बताया कि चौथ नामक कर ये उत्पादन का या आय का उस समय 1/4 या 25% की दर से लिया जाता था। ये पॉइंट याद रखना। और जो ऑप्शन ए दे रखा है सरदेशमुखी, ये भी मराठा साम्राज्य से संबंधित है। ये लेता था गांव का मुखिया। गांव का मुखिया जो होता था वो ग्रामीणों से लेता था उनके हितों की रक्षा के लिए सरदेशमुखी टैक्स। ये होता था 1/10, ग्रामीणों की आय का जो 1/10 होता था वो सरदेशमुखी लिया जाता था और सुरक्षा के लिए लिया जाता था चौथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित मंदिरों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए ऊँटों में से सही उत्तर दीजिए। अब आपको बताना है इनकी स्थापित वर्ष के अनुसार, ये स्थापना वर्ष के अनुसार सबसे पहले कौन बना, उसके बाद कौन बना, उसके बाद। ऑप्शन एक है बृहदेश्वर मंदिर, ऑप्शन बी है गंगईकोट चोलापुरम मंदिर, ऑप्शन सी है, ऑप्शन तीसरा है महाबलीपुरम के तटीय मंदिर, ऑप्शन चौथा है सप्तपैगुड़ा मंदिर। तो इसमें आपको बताते चले, जो तुम्हारा ये है बृहदेश्वर मंदिर, तो इसको आप लोगों को पता होगा कि बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था। तो ये बना था 1000 से लेकर 1010 ईस्वी के मध्य। इसे बनवाया किसने था?
तो चोल शासक राजराज प्रथम ने बनवाया था। राज प्रथम, या इन्हीं का एक और नाम मिलता है, वो याद रखना, राज राजेश्वर, इन्हीं का नाम मिलता है। उन्होंने बनवाया था बृहदेश्वर मंदिर। अब 2 नंबर देख लेते हैं, गंगाईकोट चोलापुरम मंदिर। इसे राजेंद्र चोल ने बनवाया था। बना था 1001 से लेकर 1010 ईस्वी की मध्य। इसे राजराज प्रथम ने बनवाया था। ये बना था आपका 1000 20 ईस्वी के बाद बना था। फिर इसके बाद तुम्हारा मिलता है महाबलीपुरम का तटीय मंदिर। ये बना था आपका 700 से 728 ईस्वी के आसपास बना था। फिर इसके बाद आता है सप्तपैगुड़ा मंदिर। ये बना था 630 से 680 के मध्य। ये हो गया इनका कालानुक्रम। अब एक बार देख लीजिए कौन सा मंदिर किसने बनवाया था। तो सप्तपैगुड़ा मंदिर ये पल्लव शासक नरसिंहवर्मन प्रथम ने बनवाया था। सप्तपैगुड़ा मंदिर पल्लव शासक नरसिंहवर्मन प्रथम ने बनवाया था। फिर दूसरा है महाबलीपुरम का तटीय मंदिर, जो कि 700 ईस्वी से लेकर 728 ईस्वी के बीच बनकर तैयार हुआ। इसे नरसिंहवर्मन द्वितीय ने बनवाया। यानी सप्तपैगुड़ा नरसिंहवर्मन प्रथम, महाबलीपुरम का तटीय मंदिर नरसिंहवर्मन द्वितीय। फिर अगला है गंगाईकोट चोलापुरम मंदिर। ये बना 1020 ईस्वी के बाद। तो इसको बनवाया था राजेंद्र चोल ने। इसके बाद ऑप्शन पहला है बृहदेश्वर मंदिर। ये 1001 से लेकर 1010 ईस्वी के बीच बनकर तैयार हुआ। इसे बनवाया किसने था? तो राजराजेश्वर, या इसका दूसरा नाम मिलता है राजराज प्रथम। इस बृहदेश्वर मंदिर का दूसरा नाम भी राजराजेश्वर मिलता है। इस हिसाब से कालानुक्रम के हिसाब से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी पहले आएगा चौथा, फिर आएगा तीसरा, फिर आएगा पहला, फिर आएगा दूसरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसमें बताना है यानी कौन सी रियासत कौन से शासक से संबंधित नहीं है। तो पहला है देवगिरी शंकरदेव, दूसरा है वारंगल रामचंद्र, तीसरा होयसल बीरबल्ला, चौथा है मदुरा वीर पांड्या। तो देवगिरी का शंकरदेव ये वाला गलत है। देवगिरी के उस समय शंकरदेव नहीं थे, देवगिरी के शासक थे इनके पिता रामदेव। देवगिरी के पिता रामदेव वही देवगिरी के शासक हुआ करते थे। इसके बाद 2 नंबर ऑप्शन है वारंगल। वारंगल के लिखा है इसमें रामचंद्र देव, ये भी सुमेलित नहीं है। इनकी जगह में हो जाएगा, वारंगल के शासक थे रुद्रदेव। जो कि काकतीय राजा थे रुद्रदेव। इसके बाद होयसल के बीरबल सही है, मदुरा के वीर पांड्या ये भी सही है। तो देवगिरी के रामदेव हैं और ये वारंगल के रुद्रदेव, ये काकतीय राजा हुआ करते थे। और जो रामदेव हैं ये यादव वंश के शासक हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए गए, उनकी जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? ऑप्शन ए सारनाथ अभिलेख, ऑप्शन बी बेसनगर अभिलेख, ऑप्शन सी अयोध्या अभिलेख, ऑप्शन डी हाथी गुम्फा अभिलेख। तो कौन सा सही आंसर जाएगा? तो इसका आंसर जाएगा आंसर सी अयोध्या अभिलेख। अयोध्या अभिलेख से पुष्यमित्र शुंग द्वारा जो किए गए थे 2 अश्वमेध यज्ञ, उनके बारे में जानकारी मिलती है। इसमें यह भी जानकारी मिलती है कि जो इसने जो
वैदिक अश्वमेध का जो घोड़ा था उसका उपयोग किया था। उसका उपयोग करने का मतलब ये होता है कि उस साम्राज्य की सीमा का दावा किया जाता है। उस घोड़े के अनुसार वो घोड़ा जहाँ जहाँ भी जाएगा वो सीमा उस शासक की हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? ऑप्शन ए है औंधे, ऑप्शन बी है बोरी, ऑप्शन सी है बागौर, ऑप्शन डी है लखनऊया। ये सभी स्थल हैं, भारत के ही स्थल हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बागौर, जो कि ये राजस्थान में पड़ता है। बागौर ये राजस्थान में स्थान पड़ता है। यहाँ पर मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। पशुपालन कहा जाए या पालतू जानवरों के प्राचीन प्रमाण यहीं पर पाए गए हैं, बागौर राजस्थान में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अदीना मस्जिद, मांडू, लाल दरवाज़ा मस्जिद जौनपुर, दाखिल दरवाज़ा गौड़, गौड़ मतलब बिहार, बिहार का प्राचीन नाम है गौड़, तीन दरवाज़ा अहमदाबाद। तो इसमें कौन सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए अदीना मस्जिद। अदीना मस्जिद मांडू में नहीं है। ये बांग्लादेश की सीमा जो है पश्चिम बंगाल से मिलती है। तो पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल प्लस बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है अदीना मस्जिद, जो कि शायद उस समय की सबसे बड़ी मस्जिद हुआ करती थी। वर्तमान में खंडहर के रूप में है। इसका निर्माण 14वीं शताब्दी के आसपास शाही मस्जिद के रूप में हुआ था। 14वीं शताब्दी के आसपास यानी 14वीं सदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस गवर्नर जनरल ने कांग्रेस का अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड एल्गिन, ऑप्शन सी नॉर्थ बुक, ऑप्शन डी डफरिन। इसमें आप लोगों को पता होना चाहिए जो डफरिन है इन्होंने ही कहा था। और कांग्रेस से एक बात और याद रखना, कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी डफरिन के काल में हुई थी। कांग्रेस की स्थापना डफरिन के काल में ही कब हुई थी? 1885 ईस्वी में की गई थी बम्बई में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विनायक दामोदर सावरकर। तो सावरकर जी ने क्रांतिकारी संगठन है अभिनव भारत समाज, इसकी स्थापना की थी। इसकी स्थापना में जो हुई थी एक गुप्त संस्था के रूप में हुई थी। जो क्रांतिकारियों का गुप्त संगठन था उसके रूप में इसकी स्थापना हुई थी अभिनव भारत समाज की। इसकी स्थापना 1903 में हुई थी। पॉइंट याद रखना है। विनायक दामोदर सावरकर ने की थी 1903 में। ये पॉइंट याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? यानी भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है बताना है। ऑप्शन ए है केंद्रीय मंत्रिमंडल, ऑप्शन बी है लोकसभा, ऑप्शन सी है राज्यसभा, ऑप्शन डी है योजना आयोग। तो इसमें हो जाएगा इसका आंसर डी सही हो जाएगा। योजना आयोग को बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है, तो वर्तमान में नीति आयोग सही होगा। अगर ऑप्शन डिपेंड करता है, अगर नीति आयोग नहीं है तो योजना आयोग ही सही माना जाएगा। अच्छा, योजना आयोग क्यों करता है ये बात समझ लीजिए एक बार। इससे पॉइंट है जो राष्ट्रीय नमूना सांख्यिकी संगठन है भारत में, इसे इंग्लिश में NSSO कहा जाता है, यानी राष्ट्रीय नमूना सांख्यिकी संगठन। इसके द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के अंदर एक सर्वेक्षण किया जाता है पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर। उसके जो आंकड़े आते हैं तो आंकड़े जारी करने का कार्य है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण का। उन आंकड़ों के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण योजना आयोग करता है। अब जब योजना आयोग नहीं है तो उसकी जगह में नीति आयोग आ चुका है, तो वही कार्य अब नीति आयोग करता है। तो अब ये बात समझ में आ गई होगी। आंकड़े कौन जारी करता है? NSSO यानी राष्ट्रीय नमूना सांख्यिकी संगठन। और गरीबी रेखा के
निर्धारण कौन करता है? योजना आयोग यानी अब नीति आयोग करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए। तो ऑप्शन ए है 26 नवंबर 1949, ऑप्शन बी है 5 दिसंबर 1949, ऑप्शन सी है 24 जनवरी 1950, ऑप्शन डी है 25 जनवरी 1950। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950, क्योंकि इसी दिन भारत के संविधान को पूर्णतः लागू किया गया था और इसी दिन हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की नियुक्ति हुई थी, संविधान सभा द्वारा की गई थी, जिसमें जो ए ऑप्शन है 26 नवंबर 1949, इस दिन को हमारा संविधान अंगीकृत या स्वीकार किया गया था। ये क्वेश्चन याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसे बंद नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता है? बंद का मतलब यहाँ से भंग है, भंग नहीं किया जा सकता या समाप्त किया जा सकता है। ऑप्शन ए है लोकसभा, ऑप्शन बी है राज्यसभा, ऑप्शन सी है विधानसभा, ऑप्शन डी है विधान परिषद। जिसमें आप लोगों को पता होगा कि राज्यसभा ऐसा सदन है जिससे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, परंतु ये समाप्त भी नहीं की जा सकती, जिसका ऑप्शन जाएगा डी। विधानसभा भंग नहीं की जा सकती परंतु इसे समाप्त किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास के लिए स्वतंत्र मंत्रालय कब स्थापित किया गया? ऑप्शन ए 1985, ऑप्शन बी 1986, ऑप्शन सी 1987, ऑप्शन डी 1988। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 1985। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? ऑप्शन ए है 15, ऑप्शन बी है 20, ऑप्शन सी है 25, ऑप्शन डी से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 20। लोकसभा की 20 सीटें हो सकती हैं अधिकतम यूनियन टेरिटरी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित करों में से कौन सा कर ग्राम पंचायत द्वारा लगाया जाता है? ग्राम पंचायत द्वारा कौन सा कर लगाया जाता है? ऑप्शन है बिक्री कर, ऑप्शन ए है भू राजस्व कर, ऑप्शन सी है स्थानीय मेलों पर कर, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें ऑप्शन देख के आपको समझ में आ रहा होगा कौन सा होगा। ऑप्शन सी, स्थानीय मेलों पर जो कर लगाया जाता है वो ग्राम प्रधान द्वारा लगाया जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य कौन था? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। जिसमें आप लोगों को पता होगा कि आंध्र प्रदेश, जिसका कि गठन 1953 ईस्वी में किया गया था भाषा के आधार पर, और पुनर्गठन 1956 में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर, निम्न में से कौन एक संविधानेतर संस्था है? ऑप्शन ए संघ लोक सेवा आयोग, ऑप्शन बी वित्त आयोग, ऑप्शन सी निर्वाचन आयोग, ऑप्शन डी नीति आयोग। तो संविधानेतर का अर्थ हो जाएगा संविधान की बाद कौन सी संस्था बनी। तो जो संघ लोक सेवा आयोग है ये संविधान में बनी, वित्त आयोग इसका भी संविधान में वर्णन मिलता है, निर्वाचन आयोग इसका भी संविधान में वर्णन मिलता है, परंतु जो नीति आयोग है इसका निर्माण या इसका गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आई? संसदात्मक सरकार किस देश में आई? ऑप्शन ए ग्रेट ब्रिटेन यूके, ऑप्शन बी बेल्जियम, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रेट ब्रिटेन यूके। यूके में सबसे पहले संसदात्मक सरकार आई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? ऑप्शन ए भाग पहला, ऑप्शन बी भाग दूसरा, ऑप्शन सी भाग तीसरा, ऑप्शन डी भाग चौथा। तो संविधान के किस भाग में नागरिकता है? भाग 2 में नागरिकता मिलती है। भाग 2 में हम नागरिकता को पाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा में जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है? तो भारतीय संविधान में जो आधिकारिक भाषाएं हैं उनमें अगर संशोधन करना हो तो संसद कर सकती है कि नहीं, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा, ऑप्शन बी 2/3 बहुमत द्वारा, ऑप्शन सी 3/4 बहुमत द्वारा, ऑप्शन डी अपने सदस्यों के 1/3 समर्थन द्वारा।
तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए सही, अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा पास हो जाएगा। ऑप्शन 21 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, बिना अनुमति के कितने दिन अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? ऑप्शन है 30 दिन, ऑप्शन बी है 60 दिन, ऑप्शन सी है 90 दिन, ऑप्शन डी है 120 दिन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर 60 दिन तक कोई भी सांसद संसद में अनुपस्थित रहता है तो उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किसे अशोक चंद्रा द्वारा भारत में आर्थिक मंत्रिपरिषद कहा गया है? ऑप्शन ए योजना आयोग, ऑप्शन बी वित्त आयोग, ऑप्शन सी केंद्रीय मंत्रिपरिषद, ऑप्शन डी प्रशासनिक सुधार आयोग। तो अशोक चंद्रा ने किसे आर्थिक मंत्रिपरिषद कहा है? तो ऑप्शन ए योजना आयोग को आर्थिक मंत्रिपरिषद कहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है? ऑप्शन ए मनरेगा, ऑप्शन बी ट्राइसेम, ऑप्शन सी काम के बदले अनाज, ऑप्शन डी कौशल विकास कार्यक्रम। तो इसका आंसर हो जाएगा मनरेगा, ऑप्शन ए। मनरेगा दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक कल्याण कार्यक्रम है, इसके द्वारा श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस किस तारीख को? ऑप्शन ए 11 जुलाई, ऑप्शन बी 8 मई, ऑप्शन सी है 5 जून, ऑप्शन डी है 16 अक्टूबर। इसका सही आंसर हो जाएगा 11 जुलाई। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? ऑप्शन ए सागरी, ऑप्शन बी वन, ऑप्शन सी पर्वतीय, ऑप्शन डी मरुस्थलीय। सर्वाधिक होता है सागरी या महासागरी का है, जहाँ पर पारिस्थितिकी तंत्र होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में बाघ परियोजना कब शुरू की गई? भारत में बाघ परियोजना कब शुरू की गई? ऑप्शन ए 1968, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 1984, ऑप्शन डी 1993। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1900, ऑप्शन बी 1972 में। प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने बाघ परियोजना शुरू किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 22 मई। 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हरित गृह प्रभाव क्या है? यानी हरित गृह प्रभाव से क्या होता है? ऑप्शन ए वैश्विक ताप में वृद्धि, ऑप्शन बी वैश्विक ताप में कमी, ऑप्शन सी सागर जल के ताप में वृद्धि, ऑप्शन डी नदियों एवं झीलों के तापमान में वृद्धि। इसका सही आंसर हो जाएगा वैश्विक ताप में वृद्धि। हरित गृह प्रभाव से वैश्विक टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसका प्रमुख प्रभाव यही होता है हरित गृह का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित युग्मों से कौन सा सम्मिलित नहीं है? ये बताना है कौन सा नेशनल पार्क किस राज्य से सम्मिलित नहीं है। 3 सम्मिलित हैं, 1 नहीं सम्मिलित है। ऑप्शन ए है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, ये सही है। ऑप्शन बी मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम, ये भी सही है। ऑप्शन सी पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल, ये भी सही है। ऑप्शन डी सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, ये गलत है। ये मध्य प्रदेश में ना होकर ये उड़ीसा में पड़ता है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, भारत में नदियों में से कौन सी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। ऑप्शन ए है गोदावरी, ये भी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है। ऑप्शन बी ताप्ती, ये मध्य प्रदेश से निकलती है। ऑप्शन सी कावेरी, ये भी केरल से निकलती है, पश्चिमी घाट में पड़ता है। तमाम ये भी, तो ताप्ती नदी जो बी ऑप्शन बी, ये पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा इलायची व काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? इलायची व काली मिर्च यानी मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी केरल। मसालों का बीच केरल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? ऑप्शन ए चालुक्य, ऑप्शन बी पल्लव, ऑप्शन सी राष्ट्रकूट, ऑप्शन डी सातवाहन। इसमें आपको बताना सबसे पहले कौन सा राजवंश आया। तो सबसे पहले इसमें आया कौन सा? चालुक्य राजवंश सबसे पहले आया था। चालुक्य राजवंश 450 से तो इसमें सबसे पहले कौन सा राजवंश आया? चालुक्य राजवंश। इसके बाद आया राष्ट्रकूट, इसके बाद आया था तुम्हारा पल्लव, फिर आया तुम्हारा सातवाहन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, कृष्णदेव के दरबार में अष्टदिग्गज कौन रहते थे? अष्टदिग्गज रहते थे तो क्या थे? ऑप्शन ए है 8 मंत्री, ऑप्शन बी 8 तेलुगु कवि, ऑप्शन सी 8 महान सेनापति, ऑप्शन डी 8 परामर्शदाता। तो तुम्हारा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 8 तेलुगु कवि, जिन्हें अष्टछाप कहा जाता था, सॉरी अष्टदिग्गज कहा जाता था जिसे। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम को युद्ध किसके किसके मध्य हुआ?
तो कोल्लम प्रदेश बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध है, इसे याद रखना किसके मध्य हुआ। ऑप्शन ए है चोल एवं उत्तर चालुक्यों के मध्य, ऑप्शन बी है चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य, ऑप्शन सी है चोल एवं होयसल के मध्य, ऑप्शन डी है चोल एवं पांड्यों के मध्य। इसका आंसर हो जाएगा चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य, यानी ऑप्शन बी। कोल्लम युद्ध जो हुआ चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस सिख गुरु ने राजकुमार खुसरो की सहायता एवं धन आशीर्वाद दोनों दिया था। ऑप्शन है गुरु हरगोविंद, ऑप्शन बी है गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन सी है गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन डी है गुरु तेग बहादुर। किन्होंने खुसरो ने जहांगीर के पुत्र को खुसरो को किसने सहायता और आशीर्वाद दिया था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव ने सहायता की थी जहांगीर के पुत्र खुसरो की, इसीलिए अर्जुन देव को मरवा दिया था जहांगीर ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी ए ह्यूम, ऑप्शन सी लोकमान्य तिलक, ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। तो भारत में भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है लोकमान्य तिलक को। भारतीय अशांति कहा जाए या भारतीय उपद्रव का जनक भी नहीं कहा जाता है। क्वेश्चन है, यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार बच्चों की मृत्यु दर अधिकतम है। ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उड़ीसा। सर्वाधिक कहाँ पर है? उड़ीसा में है। उड़ीसा में लगभग 72, 100 में से 72। और तुम्हारा जो बिहार में है 61, राजस्थान में 62 और केरल में है सबसे कम 10। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का क्वेश्चन मिस्टेक हो गया, यहाँ पे होना चाहिए था। भारत का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? यहाँ पे न्यूनतम हो जाएगा, याद रखना, ये गलत है। इसकी जगह में हो जाएगा न्यूनतम। जाएगा न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो उसका ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी है मिजोरम, ऑप्शन डी है सिक्किम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व यहाँ पर है 13। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है 13। फिर तुम्हारा जम्मू कश्मीर यहाँ का है 100। फिर तुम्हारा है मिजोरम, यहाँ का है जनसंख्या घनत्व 42।